हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 19 अगस्त। सेकंड टाइम आप सभी के सामने हाजिर हूँ एडिटोरियल एनालिसिस लेकर। आगे बात कर लेते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, इसको लिखना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना। मैं रिव्यू करूँगी, बाकी सारे आपके पीयर एस्पिरेंट्स रिव्यू करेंगे, आपको भी दूसरों के आंसर्स रिव्यू करने हैं। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, आपको भेजना कहाँ है ये आंसर, ये वाले ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करोगे मयूरी भागवानी यूपीएससी, आ जाएगा और उस ग्रुप पे आप अपने आंसर लिख के उसका पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हो। इसके साथ ये वाला ग्रुप भी, ये वाला चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मयूरी भागवानी। इस पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। साथ में मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप कनेक्ट हमसे कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, कल का क्वेश्चन ये था, हाउ इज द क्लाइमेटिक चेंज अफेक्टिंग द पोलर और आर्कटिक क्लाइमेट। 150 वर्ड्स में आपको लिखना था। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स मुझे मिले हैं। 3 लोगों के नाम मैंने जैसे तैसे छाटे हैं। दिल नहीं मान रहा था 3 लोगों के नाम छाटने के लिए, क्योंकि बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा आंसर मुझे इसमें इकरा का लगा, ठीक है। इकरा ने हिंदी में लिखा है इसका आंसर। तो आप लोगों में से जो भी हिंदी मीडियम से एस्पायर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने आंसर्स भेजो, रिव्यू करने की पूरी पूरी कोशिश मैं करूंगी, नहीं तो आपके पीयर एस्पिरेंट्स करेंगे ही। मैं बेस्ट आंसर्स आपको बताती जाऊंगी। इसके अलावा याचिका और जसलीन का आंसर भी मुझे अच्छा लगा। आशुतोष, सुप्रिया, सानिया, सभी के आंसर्स अच्छे थे। लेकिन देखो, यहाँ पे इशू यही है कि मैं सबके आंसर, सबके नाम नहीं लिख सकती। काजल ने भी बहुत अच्छे से लिखा था। तो आप लोग बस एक दूसरे से सीखते रहो, ठीक है। सीखना इंपॉर्टेंट है। बेस्ट आंसर्स इनके लगे, आप लोग इनके आंसर्स जाके देख सकते हो एक बार टेलीग्राम पे। ओके, आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, शुड देयर बी द लिमिट ऑन फ्रीबीज। तो देखो, फ्रीबीज का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये अभी कुछ टाइम से बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये पूरा इशू। फ्रीबीज क्या होते हैं? देखो, बेसिकली पॉलिटिकल मुद्दा भी है थोड़ा सा, क्योंकि क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, सबका सपोर्ट जो है इनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ फ्री फ्री में दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी पार्टीज ने ये कहने लगे हैं, सभी बाकी पार्टीज, की ये फ्रीबीज हैं। फ्रीबीज बेसिकली देखो एक नेगेटिव वर्ड होता है। ओके, फ्रीबीज का मतलब आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है, और अगर आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है तो आपको उसकी कदर नहीं होगी। और ये फ्री में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप कोई काम करने के लिए एनकरेज नहीं होंगे, कोई काम करने के लिए एनकरेज भी नहीं होंगे, और साथ में इकोनॉमी को भी एक बड़ा धक्का लगता है। तो फ्रीबीज को हमारे मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर भी कहा है, ठीक है। रेवड़ी कल्चर यानी कि सब रेवड़ियाँ कैसे होती है, फ्री में बंटती है ना, वैसे ही रेवड़ी कल्चर यहाँ पे फ्रीबीज को कहा गया है। तो देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फ्रीबीज के बारे में। अब देखो, एक चीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ, चलो। फ्रीबीज जो होती हैं, इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ नेगेटिव भी है। एक बहुत ही थिन सी लाइन है फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच में। आप कहीं पे इसको, जैसे आम आदमी पार्टी ये इसको बांट रही है, फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इनके हिसाब से ये वेलफेयर है। लेकिन बाकी पार्टीज को ये फ्रीबीज लग रही है कि फ्री में माल बांट रहे हो आप, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन सी लाइन है, और इस ये थिन सी लाइन कैसे क्या डिराइव होती है ये हम देखेंगे इस आर्टिकल में। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। फ्रीबीज हमेशा, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप फ्री में दे रहे हो, सब्सिडी के थ्रू दे रहे हो, वो हमेशा फ्री भी नहीं होती है, वेलफेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में दे रहे हो, अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ फ्री में दे रही है, तो पहला तो यहाँ पे पॉइंट है वेलफेयर। वेलफेयर के लिए ही दी जा रही है। जैसे हमारा डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी इसकी ही बात करता है कि आपको स्टेट को कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको, जो आपके नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उन्हें देनी है, आगे से स्टेट को देना है, स्टेट को करना है। तभी हमारा देखो पीडीएस स्कीम चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा स्कीम चलती है। ओके, इसके अलावा हमारी मिड डे मील स्कीम चलती है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट फ्री में देती है सिटीजन्स को, और ये वेलफेयर पर्सपेक्टिव से है, फ्री भी पर्सपेक्टिव से नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को आलसी बनाना चाहते हैं, इकोनॉमी को डुबाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्या होता है, सोशल मोबिलिटी आती है। सोशल मोबिलिटी कैसे? कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है, जो वनरेबल सेक्टर है, बैकवर्ड सेक्टर है, जो पिछड़ा रह गया है हिस्ट्री के कारण, पुरानी किसी चीज़ों के कारण, उनको भी आगे बढ़ने का एनकरेजमेंट मिलता है। अब देखो, अगर आप सभी के लिए एजुकेशन को फ्री कर दोगे, तो जो कोई भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, उसको शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के थ्रू वो अपना भविष्य बदल सकता है, अपने आने वाली जनरेशन्स का भविष्य बदल सकता है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन नेगेटिव्स भी हैं।
नेगेटिव्स क्या-क्या हैं देखो, नेगेटिव पहला तो यही है कि इसके कारण पब्लिक स्पेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके चक्कर में क्या होता है, एक्सचेकर जो है हमारा, गवर्नमेंट का जो खाता है, गवर्नमेंट का जो खजाना है वो कम होने लगता है, खत्म होने लगता है और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगता है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या होता है, रेवड़ी कल्चर आ जाता है, रेवड़ी कल्चर। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि ये किसी के लिए तो वेलफेयर हो सकता है किसी के लिए फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन किसी के लिए ये एक डिज़ास्टर भी हो सकता है। जैसे कोई मान लो कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फ्री में दे रहे हो, तो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को तो पैसा लग रहा है ना, उनको आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, उनको तो नुकसान हो रहा है, उनका तो जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनको नुकसान हो रहा है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये इनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होती जा रही है। अब इनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है तो इकोनॉमी में ये कितना ही कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। चौथी चीज़ ये है कि आप वोटर्स का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। जैसे क्या होता है कि हर किसी को वही पर्सन अच्छा लगेगा जो उसको फ्री में सब माल दे दे, ठीक है? तो वोटर्स को भी वही गवर्नमेंट अच्छी लगेगी, वही पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगेगी जो सब कुछ फ्री में देती हो। तो वोटर्स जो हैं फ्री में पाने के चक्कर में जो अपना वोट है वो किसी ऐसी पार्टी को देंगे जो यहाँ पे फ्री में सब चीज़ें देती हो सिटीज़न्स को। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए वो नहीं हो पाता वोटर्स का, ओके? इसके साथ देखो एक ये भी है इशू कि यहाँ पे ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ प्राइवेट गुड्स हैं इनको अगर आप फ्री में देते हो तो इससे कोई सोशल बेनिफिट होता नहीं है खासा, ओके? कोई बड़ा सोशल बेनिफिट नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्री में दी, उससे किसी को कोई बड़ा सोशल बेनिफिट नहीं होना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके? अब देखो इसमें देखते हैं हम कि क्या-क्या कहा गया है इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में। बेसिकली एक इंटरव्यू है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें एक ध्यान देने की, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर, ओके? कुछ हमको यहाँ पे ऐसा कुछ लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ बैनिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग हो सके। बैन करना फ्रीबीज को एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इससे वेलफेयर भी जुड़ा हुआ है। तो वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच में एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं, जो इंटरव्यूईज हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ लाए करते हो। आप अगर यहाँ पे ऊपर लाए करते हो तो आपके लिए तो ये कोई वेलफेयर नहीं है, आपके लिए फ्रीबीज हैं। लेकिन जो पूरी इकोनॉमी के, पूरी सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा में लोग रहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेलफेयर है, ठीक है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि वेलफेयर है कि फ्रीबी है। अगर आप ऊपर हो, आप अच्छे हाई क्लास से हो, अगर आप एलाइट क्लास से हो, तो आपके लिए ये सब फ्रीबीज हो गए। लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो लोअर क्लास से, उनके लिए तो ये वेलफेयर ही है ना? लेकिन हमारे डीपीएसपी ये कहते हैं कि यहाँ पे ये वेलफेयर है, ठीक है? तो पहली बार में देख के आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, क्योंकि आपकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से देख रहे हो इसे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसको यहाँ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें या पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें, तो इनका एक लंबा इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कोई भी पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन है, अगर वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन पे या प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता, इसका मतलब वो फ्रीबी है। अगर वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रही, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो फ्रीबी है, ठीक है? ऐसा कहते हैं। तो स्टेट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही ऐसी पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं जिसका कोई प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं हो रहा है। ये सब फ्रीबी आप मान सकते हो, ठीक है? लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम यहाँ पता लगा सकें कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कौन-सा है और वेलफेयर क्या है, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी, लेकिन हर किसी को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देने लग जाओ तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप फ्री में क्यों दे रहे हो? ओके। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे क्या इंडिया सबसे ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है इस वेलफेयर पे, फ्रीबीज़ पे, और क्या हम इसको श्रीलंका से कंपेयर कर सकते हैं? अभी देखो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका के साथ भी यही कहा जाता है कि श्रीलंका में भी इसी तरह की गवर्नमेंट ने पॉपुलिस्ट मेजर्स अपना के सभी को फ्रीबीज़ दिए हैं, सभी को फ्री में सब माल बाँटा है, जिसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमी डूब गई। और क्या ऐसा इंडिया को भी हम कह सकते हैं कि इंडिया भी इसी रास्ते पे है? ये क्वेश्चन है। तो देखो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो फिजिकल सिचुएशन है स्टेट्स की, वो अलग है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, उन्होंने ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना, ऐसी जगहों पर फ्रीबीज, ऐसी जगहों पे सब्सिडीज देना शुरू किया है जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन पे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे फंडिंग होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रही फंडिंग, ठीक है? जो एलोकेशन जहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे ये फंडिंग नहीं हो रही है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो है, इन वेलफेयर स्कीम्स पे कहाँ पे आप रिसोर्सेज
रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो ये भी ज़रूरी है, और स्टेट्स की फिस्कल स्टेटस को देखते हुए ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि हमें ये एक अलोकेशन कहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल सेक्टर में कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे अलोकेशन हो रहा है, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ओके। अब देखो, श्रीलंका के पीछे सिर्फ यही फैक्टर नहीं था कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे फ्रीबीज बांटे इसीलिए ऐसा हुआ, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी थे। हमने क्या क्या सीखना चाहिए श्रीलंका से? हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ, लेकिन हमें इसके साथ ये भी बात करनी चाहिए कि पब्लिक डेट कितना हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट मार्केट से कितना पैसा उठा रही है इस तरह की जो फ्रीबीज या वेलफेयर देने के लिए। अब देखो, जो फिस्कल क्राइसिस है वो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट के कारण नहीं होता, आप कितना पब्लिक डेट उठा रहे हो उसके कारण भी होता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। दूसरी चीज ये कि वेलफेयर स्पेंडिंग जो है इंडिया में बहुत कम ही रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रही है। और ये जो पब्लिक स्पेंडिंग है ना एजुकेशन में, ये हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ में 4.7% रही है, जबकि हमसे पिछड़े देश जो हैं, जो बहुत ही कम डेवलप्ड हैं, जैसे सहारन अफ्रीकन रीजन जो है, वहाँ पे 7%। तो हमसे तो बहुत ज़्यादा वो लोग हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करते हैं, हम तो काफ़ी कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर स्पेंडिंग के अलावा अगर हम कहीं खर्च करें, दैट इज़ फ्रीबी, ओके। अच्छा, हम इसके अलावा ये कभी नहीं सोचते कि यहाँ पे हम कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम रेवेन्यू कमाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हैं, हम कहाँ पे वेलफेयर के लिए फ्री में खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी बात ही नहीं करते। हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स का जो बेस है काफ़ी लंबे समय से स्टैग्नेंट है। जैसे पहले जितने लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज भी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं आया है, उतने ही लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमारे देश की इतनी तेज़ी से हो रही है, तो सभी लोग इनकम टैक्स क्यों नहीं भर रहे? टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हमको लाने चाहिए ना। जैसे बहुत सारे नए टैक्स होते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स, एस्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब भी हमारे देश में आ सकता है। तो रेवेन्यू कमाएंगे तो फिर करो खर्च, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कमा नहीं रहे हो और खर्चा करते जा रहे हो, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हमारे देश में बहुत कम है, बाकी देशों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई कई सारी और चीज़ें भी है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये सच है कि स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा इस तरह की फ्रीबीज देते हैं दैन द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो ईजी पास लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फ्रीबीज देते हुए हमको दिखते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो जितने ज़्यादा फ्रीबीज बांटेगा रेवेन्यू को बढ़ाए बिना, वो उतना ज़्यादा डूबेगा, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर साइड बढ़ता जा रहा है लेकिन रेवेन्यू साइड बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एक गुड टैक्स फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे मीडियम टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी को ला सके। अगर आप डेट ले भी रहे हो पब्लिक से, मार्केट से उठा भी रहे हो, तो उसको खर्च करने के लिए आपको सोचना पड़ना पड़े, इसके लिए सस्टेनेबिलिटी आ सके, इसलिए टैक्स का आपको पूरी रीफ्रेमिंग करने की ज़रूरत है, ओके। अच्छा, इज देयर एनी रूम कंसिडरिंग इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री टू रेज टैक्सेस और इंगेज इन ग्रेटर रिडिस्ट्रीब्यूशन? तो क्या हम और ज़्यादा अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं लेकिन फिर भी क्या हम कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे कहा जाता है कि सिर्फ 6% लोग हैं हमारे देश में जो इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। फाइल तो सब करते हैं लेकिन इनकम टैक्स भरता कोई नहीं है, ओके। सब लोग अपनी इनकम 5 लाख से कम दिखाते हैं। तो जो टैक्स बेस है कब कब से बहुत लंबे समय से ये स्टैग्नेंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से फिर भी पैसा आ जाता है, जैसे जीएसटी वगैरह है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वहां पे भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो भी नहीं देखने को मिली है। तो नॉन डेट रेवेन्यू जो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, टैक्स के बिना जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू आ रहा है, वो भी सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा देखने को मिला है, स्टेट लेवल पे कम देखने को मिला है। इसके साथ कंप्लाइंस का एक बड़ा इशू है कि इनकम टैक्स, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स बढ़ा दो आप, कम यहाँ पे बार जो है वो बढ़ा दो, 5% लेते हो तो 10% लो, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम बेस तो बढ़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि कोर्ट ने मेंशन किया है कि वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच में एक यहाँ पे लाइन बनाना जरूरी है, ठीक है। वेलफेयर और फिजिकल कल्चर के बीच में लाइन बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें साथ में रेवेन्यू के लिए भी सोचना पड़ेगा। रेवेन्यू अगर आएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू के बिना हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो ये लोन वेवर्स हम दे रहे हैं ना बड़े बड़े, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े लोन वेवर्स दिए जा रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, और ना ही ये बड़ी बड़े फ्रीबीज अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी देखो कि अगर आप माइक्रो बेसिस पे देखोगे, आप ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनमें आप फालतू में यहाँ पे खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे को बचाओ ना और उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करो। जैसे आप क्या करते हो, पेड लीव देते हो, जैसे अगर कोई वुमेन
एम्प्लॉयी है, अगर वो उसकी यहाँ पे कोई भी डिलीवरी होती है, तो चाइल्ड केयर के लिए आप उसको 2-2 साल तक पेड लीव दे रहे हो। इसकी जगह आप यहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ा दो, ठीक है? तो यहाँ पे हर चीज़ को आपको प्रॉपर्ली तौलना पड़ेगा कि वेलफेयर को तोलना पड़ेगा, वुमेन वेलफेयर को तोलना पड़ेगा, फिस्कल वेलफेयर को भी तोलना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स को भी देखना पड़ेगा। सब्सिडी देखो, सब्सिडी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे देश में इसको एक नेगेटिव वर्ड बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पॉपुलिस्ट मेजर्स ज़्यादा चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको रिसोर्सेज भी लाने हैं सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया। अब आपके सामने ये मेंस का क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है, फ्रीबी कल्चर इज नॉट अ रोड टू प्रोस्पेरिटी बट अ क्विक पासपोर्ट टू फिजिकल डिजास्टर। कमेंट। 150 वर्ड्स याद रखना, इतने ही वर्ड्स में आपको लिखना है। देखो 250 वर्ड्स में लिखना थोड़ा आसान होता है, चैलेंजिंग होता है 150 वर्ड्स में लिखना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आपके क्वेश्चंस का, आपके आंसर्स का वेट करूंगी मैं कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।